वेलकम अगेन। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने आपको बताया था कि नाभिक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र पर अंतरक्रिया से जो संकेत प्राप्त होते हैं और उन संकेतों का हम अध्ययन करते हैं और उसके द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आता है। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रम जिस उपकरण से हम ज्ञात करते हैं उसको हम बोलते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यहाँ पर ये बात मैंने आपको बताई थी कि कुछ लिमिटेड न्यूक्लियस हैं, कुछ सीमित नाभिक हैं जिनके द्वारा ही यह एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दर्शाई जा सकती है। और उन सब के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है नाभिकों का आई, जो कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर से जुड़ा हुआ है, उसका मान 0 से ज़्यादा होना चाहिए। इसी संदर्भ में मैंने आपको कहा था कि जैसे हम प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन न्यूक्लियस के बारे में, जिसको प्रोटॉन भी कहते हैं हम, तो उस नाभिक का यदि हम एनएमआर स्पेक्ट्रा एनालाइज करें या जो टेक्निक है उसको हम अभी प्रोटॉन के संदर्भ में पढ़ें, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है उसका आई वैल्यू जो होता है वो हाफ होता है, 1/2 होता है। इसलिए जो प्रोटॉन है वह एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बता सकते हैं। एनएमआर फिनोमेनन जो है, घटना है, ये उसमें प्रोटॉन के अंदर बताई जाती है। अब उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो संकेतों की संख्या है, नंबर ऑफ सिग्नल, किसी भी एनएमआर स्पेक्ट्रम में यदि हम प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम की बात करें, यदि हमारे पास नाभिक हाइड्रोजन है और हम उसकी बात करते हैं, तो अगर हम देखें किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर उसके एनएमआर से स्पेक्ट्रम में जो संकेतों की संख्या है, नंबर ऑफ सिग्नल्स की बात मैंने आपको बताई थी, वो डिपेंड किस पे करती है? नंबर ऑफ सिग्नल्स जो है वो हमको ये बताता है कि इस कार्बनिक यौगिक के अंदर कितने प्रकार के रासायनिक वातावरण है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एनवायरमेंट्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। सो नंबर ऑफ सिग्नल्स टेल्स अस द नंबर ऑफ सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। जो समतुल्य प्रोटॉन है, समतुल्य प्रोटॉन का मतलब ये है जिनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट जो है समान है, जो समान चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करते हैं, जिनका रासायनिक वातावरण समान है, उनको हम बोलते हैं समतुल्य या इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो ऐसे कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर हैं? जितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के समुच्चय होंगे, सेट होंगे, ग्रुप होंगे, उतने ही संकेत आएंगे। सो किसी भी एनएमआर स्पेक्ट्रम में संकेतों की संख्या से हमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक वातावरण की संख्याओं की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया, यहाँ पर देखिए ये एक कार्बनिक यौगिक है, इसका नाम है प्रोपेनेल। प्रोपेनेल। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 3, 2, 5 और एक एल्डिहाइड प्रोटॉन। नंबर ऑफ द टोटल हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज 6, बट अगर इसका एनएमआर स्पेक्ट्रम हम देखेंगे तो इसमें 3 एनएमआर सिग्नल आते हैं। तो 3 एनएमआर सिग्नल का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, उसमें क्या है? 3 प्रकार के केमिकल एनवायरनमेंट है, 3 प्रकार के इक्विवेलेंट प्रोटॉन का सेट है। तो यहाँ देखने से आपको पता चलता है कि इस कार्बन से ये जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये समान रासायनिक वातावरण अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनमें से किसी भी हाइड्रोजन को किसी और जगह रिप्लेस करें, हटा के कोई भी हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज करते हैं, तो इनके केमिकल एनवायरनमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से कार्बन नंबर 2, इसके ऊपर जो 2 हाइड्रोजन है वो भी सेम केमिकल एनवायरनमेंट में है। यदि ऊपर नीचे इनको हम रिप्लेस करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। जो एक्सपीरियंसेस जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो कैसा होगा? सेम दोनों प्रोटॉन के लिए होगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर 2
इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं इसका दूसरा सिग्नल आएगा, और एलियाडिक प्रोटॉन जो है उसका केवल एक ही प्रोटॉन है इसका एक सिग्नल आएगा। इस प्रकार से प्रोपेनहेम के अंदर 3 NMR सिग्नल्स आते हैं, और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर 3 प्रकार के केमिकल एनवायरनमेंट के समुच्चय हैं। जो प्रोटॉन्स हैं वो कैसे हैं, अलग अलग 3 रासायनिक वातावरण में हैं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण के आधार पर आपको समझाएं। इसका नाम है बेसिक्लिन, और इसमें 2 NMR सिग्नल्स। इसका यदि हम NMR स्पेक्ट्रम देखेंगे तो 2 NMR सिग्नल आते हैं, और 2 NMR सिग्नल क्यों आएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, 9 प्रोटॉन तो ये हो गए, इसके अलावा 1, 2 और 3 टोटल कितने हैं, 12 प्रोटॉन हैं। तो फिर आप यहाँ देखें कि 12 प्रोटॉन जो है इसमें ये 3 और 3 6 और 3 9 ये एक सेम केमिकल एनवायरनमेंट में है। यदि ये 3 प्रोटॉन यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इन 9 मिथाइल प्रोटॉन्स का एक सिग्नल, और बाकी के जो बेंजीन वाले में हैं प्रोटॉन्स उनका दूसरा सिग्नल, इस प्रकार से 2 NMR सिग्नल इस यौगिक के आएंगे। तो ये हमें बताता है कि इसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं, 2 प्रकार के रासायनिक वातावरण उपस्थित हैं जो कि हाइड्रोजन नाभिक के द्वारा अनुभव किए जाते हैं। तो यहाँ एक बात आपको क्लियर हो गई कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का NMR स्पेक्ट्रम में संकेतों की संख्या ये बताता है कि उसके अंदर कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं, कितने प्रकार के केमिकल एनवायरनमेंट्स हैं, कितने प्रकार के सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। यदि हमारे पास NMR स्पेक्ट्रम के अंदर नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं, साथ ही साथ में इसकी दूसरी चीज़ जो हमको ध्यान देनी होती है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है पोजीशन ऑफ सिग्नल। सिग्नल की संख्या के साथ साथ में हमें उसकी स्थिति के बारे में ज्ञान हो, तो वो पोजीशन ऑफ सिग्नल्स के बारे में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो संकेत कहाँ पर आ रहे हैं, उसकी पोजीशन कहाँ पे आ रही है। जैसा कि हमको ये पता चल गया है कि किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने प्रकार के केमिकल एनवायरनमेंट है। तो जब क्या होता है, किसी कार्बनिक यौगिक को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, when we place the organic molecule or we get the sample in the external magnetic field, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में जब आप रखेंगे, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आप जब रखते हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलेट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं तो उनका एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, या समटाइम्स इट इज कॉल्ड सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। When we place the organic molecule in the external field, the electrons start circulate, and by circulating they generate a magnetic field which is known as the induced magnetic field, or we can say it is the secondary magnetic field. तो ये जो प्रेरणिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि जो प्रोटॉन के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन के सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी सर्कुलेट करते हैं और वो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो प्रोटॉन के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होती है। ठीक है, जो प्रोटॉन के चारों इलेक्ट्रॉन हैं वो भी सर्कुलेट करेंगे, और वो जब सर्कुलेट करेंगे तो उनके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो प्रोटॉन के आसपास है वो कैसी हो जाएगी, वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इस प्रकार से जो प्रोटॉन है जिसको आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, वो एक तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अनुभव कर रहा है, लेकिन यहाँ जो उसके आसपास के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा उससे क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। इस प्रकार से आप समझें कि ये प्रोटॉन है और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूम रहे हैं प्रोटॉन के चारों ओर, तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये जो प्रोटॉन है, ये जो
कितना हो जाएगा, H0 से कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रोटॉन क्या हुआ, इस चुंबकीय क्षेत्र से क्या हुआ, बच गया, इसकी रक्षा हुई। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उन्होंने क्या किया है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से इसकी रक्षा की है, इसका परिरक्षण किया है। इस प्रभाव को बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, या इसको बोलेंगे हम शील्डिंग इफेक्ट। तो ये शील्डिंग इफेक्ट के कारण यहाँ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है। ये बात तो हुई है प्रोटॉन के आसपास के इलेक्ट्रॉन की, लेकिन अब इस प्रोटॉन के नियर बाय कुछ और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट इसके नियर बाय वो भी सर्कुलेट कर रहे हैं, उनका भी चुंबकीय क्षेत्र है। अब वो जो चुंबकीय क्षेत्र है जो इसके नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलेशन के कारण जनरेट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसकी डायरेक्शन दो तरह से हो सकती है। या तो क्या है, वो चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का विरोध करे, तो जब विरोध करेगा उस प्रभाव को हम क्या कहेंगे, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो आसपास के पाई इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इसका जो चक्कर है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और उससे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी हो सकती है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी हो सकती है, उसके समान दिशा में भी हो सकती है। समटाइम्स द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड रेनफोर्सेस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑलरेडी इसको अनुभव हो रहा है, और साथ साथ में फिर ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और इसको अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अनुभव हो रहा है प्रोटॉन को, वो ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रभाव को हम कहते हैं विपरिरक्षित। ये विपरिरक्षण प्रभाव कहलाता है, विपरिरक्षण प्रभाव। अंग्रेजी में जैसा मैंने आपको बताया, इसको बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट, और ये कहलाता है डी शील्डिंग। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेशन के आधार पर दो प्रकार के प्रभाव हो गए। एक वो है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का विरोध करता है, इसका मतलब नाभिक को क्या करता है, रक्षा करता है, शील्ड करता है, बचाता है, तो शील्डिंग इफेक्ट। दूसरा वो है कि जो आसपास के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर जब उसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, इसका मतलब नाभिक यहाँ पर क्या हो जाता है, विपरिरक्षित हो जाता है, और इस प्रकार से वो चुंबकीय क्षेत्र का मान उसको ज़्यादा प्राप्त होता है। तो फिर यहाँ पर जब क्या होगा, जहाँ शील्डिंग इफेक्ट है, ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, कम चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है, तो इस प्रकार के जो प्रोटॉन है, इस प्रकार के नाभिक हैं, इनको यदि अवशोषण में लाना है, हमको एक्सटर्नल फील्ड क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इनका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, जो शील्डिंग इफेक्ट वाले प्रोटॉन है, जिसको हम बोलते हैं शील्डेड प्रोटॉन्स, परिरक्षित प्रोटॉन्स, उनके लिए क्या होगा, अपफील्ड। इनका एब्जॉर्प्शन अवशोषण क्या होगा, उच्च क्षेत्र में होगा, क्योंकि इनको एब्जॉर्प्शन में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जहाँ पे डी शील्डिंग है, यहाँ पे क्या है, विपरिरक्षण है। ऑलरेडी जो नाभिक है, प्रोटॉन है, वो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड, अधिक चुंबकीय क्षेत्र अनुभव कर रहा है। इस प्रकार को प्रोटॉन को निम्न क्षेत्र में ही हम क्या कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डाउन फील्ड एब्जॉर्प्शन होता है। फिर डाउन फील्ड, upfield or downfield. So there are two types of the protons, by which one that absorb at the upfield, which is the shielded protons. Other protons are the de-shielded protons, and they are kept the absorption at the downfield. निम्न क्षेत्र में और उच्च क्षेत्र में इस प्रकार से इनका विस्थापन हो जाता है, शिफ्ट हो जाते हैं ये प्रोटॉन्स अपफील्ड और डाउनफील्ड के अंदर। तो ये जो शिफ्टिंग होती है प्रोटॉन्स की किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, जो चुंबकीय क्षेत्र के मान उच्च और निम्न हो जाते हैं, ये विस्थापन जो होता है, इस विस्थापन को हम, चूँकि ये डिपेंड करता है
इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पे। किस पे डिपेंड करता है ये? इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो केमिकल बॉन्ड के आधार पर होते हैं। तो दे आर द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट और केमिकल एनवायरनमेंट। तो ये शिफ्टिंग किस लिए हो रही है? ये केमिकल एनवायरनमेंट में शिफ्ट होने के कारण हो रहा है। अलग अलग केमिकल एनवायरनमेंट के कारण ये शिफ्टिंग हो रही है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है? केमिकल शिफ्ट, रासायनिक स्थिति। तो किसी प्रोटॉन के लिए केमिकल शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि किसी प्रोटॉन की संकेतों की पोजीशन ऑफ द सिग्नल विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस प्रोटॉन। हम कोई एक रेफरेंस प्रोटॉन लेते हैं, कोई आदर्श नाभिक लेते हैं, कोई आदर्श कार्बनिक यौगिक के प्रोटॉन को हम रेफरेंस मान लेते हैं और उस रेफरेंस के कंपैरिजन में दूसरों के केमिकल एनवायरनमेंट का हम क्या करते हैं? विस्थापन मापते हैं, मेजर करते हैं। तो वो जो मेजरमेंट है, वो जो डिफरेंस है फ्रॉम द रेफरेंस, किसी प्रोटॉन के चुंबकीय क्षेत्र का रेफरेंस के चुंबकीय क्षेत्र से क्या करेंगे? विस्थापन मापेंगे। उसका नाम है रासायनिक स्थिति। उस मान को हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं। और केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो होती है ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई में नहीं नापी जाती, इसको गॉस में नहीं नापते हैं। और इसके लिए जो मान लीजिए जो केमिकल शिफ्ट है वो डेल्टा वैल्यू कहलाती है। किसी नाभिक के लिए, किसी प्रोटॉन के लिए केमिकल शिफ्ट वैल्यू को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? डेल्टा वैल्यू से एक्सप्रेस करते हैं। और ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैंपल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेफरेंस डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन megacycles. That means delta mu power frequency of operating system. तो ये हमेशा डेल्टा वैल्यू जो है इसके आधार पर निकाली जाती है। सैंपल और रेफरेंस की जो इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी है उस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं। और इसी प्रकार से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो पर्टिकुलर प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट वैल्यू आ सकती है, डेल्टा वैल्यू आती है। और इसकी इकाई है ppm। एक्चुअली में इसकी इकाई तो कुछ नहीं होती क्योंकि एक रेशियो है, बट इसको हम पार्ट पर मिलियन 10 की घात 6 से, चूँकि छोटी राशि होती है इसलिए हमेशा 10 की घात 6 से इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। सो इट इज़ पार्ट पर मिलियन। जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी किसी की वो किस में होगी? पार्ट पर मिलियन में होती है। तो यहाँ पर जो रेफरेंस की बात मैं कर रहा हूँ ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी स्ट्रक्चर आपको निकाल दी है। यहाँ एक रेफरेंस देने की बात है। तो रेफरेंस तो एक ही रहता है। रेफरेंस कार्बनिक यौगिक जो है वो सेम रहता है, समान रहता है। तो वो कैसा होता है? दो प्रकार के रेफरेंस होते हैं। एक होता है इंटरनल रेफरेंस, एक होता है एक्सटर्नल रेफरेंस। इन दोनों में क्या अंतर होता है? एक आंतरिक संदर्भ, एक कहलाता है बाह्य संदर्भ। तो आंतरिक संदर्भ जो है वो यहाँ बात हो रही है। आंतरिक संदर्भ का मतलब क्या होता है कि जो आपका सैंपल है, जो कार्बनिक यौगिक है, जिसका कि हमको क्या करना पड़ रहा है? NMR निकालना है, उसके साथ ही हम क्या करते हैं? उस रेफरेंस को भी मिला लेते हैं। तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेफरेंस। और फिर एक NMR आता है जिसमें रेफरेंस का भी आता है और साथ साथ में कार्बनिक यौगिक का भी आता है। तो ये जो प्रकार का NMR है वो इंटरनल रेफरेंस कहलाता है। दूसरा होता है बाह्य संदर्भ, एक्सटर्नल रेफरेंस। उसमें हम क्या करते हैं? रेफरेंस का NMR लेते हैं अलग से, और अलग से हम क्या करते हैं? सैंपल का NMR लेते हैं और दोनों का कंपैरिजन करते हैं। बट हियर वी टेक द इंटरनल रेफरेंस। इसका नाम है, जो हम आंतरिक संदर्भ या प्रयोग में लेते हैं, उसका नाम है TMS शॉर्ट में कहते हैं। और उसका पूरा नाम है TMS, दैट इज T for tetra, M for methyl and S for silane, टेट्रा मिथाइल सिलेट। और इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम हमेशा क्या करते हैं? आंतरिक संदर्भ के रूप में प्रयोग में लेते हैं। TMS क्यों लेते हैं? क्या कारण है कि इसको हम इंटरनल रेफरेंस के लिए एप्रोप्रिएट मानते हैं, उपयुक्त मानते हैं? इसकी क्या वजह है?
क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी हासिल करें। तो लेकिन सबसे पहले यहाँ पर क्या देखते हैं, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। आप हमें ये बताएंगे इसमें कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 12 है। लेकिन ये सभी 12 प्रोटॉन कैसे हैं? दे आर द इक्विवेलेंट प्रोटॉन। जैसा मैंने कि आपको बताया है, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस हो जाए या कहीं भी एक दूसरे से रिप्लेसमेंट यदि आप करोगे, इनके केमिकल एनवायरनमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो टेट्रा मिथाइल सिलेन के अंदर जो 12 प्रोटॉन है वो कैसे हैं? समतुल्य प्रोटॉन है। इसका मतलब क्या होगा? इस TMS का NMR में केवल और केवल संकेत कितना आएगा? एक संकेत ही आएगा। नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे इसके कारण? ओनली 1 नंबर। दूसरी बात यहाँ और भी खास देखने की है, यहाँ सिलेन है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर नहीं खींचता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर नहीं आकर्षित करता है। इसका मतलब ये सारे प्रोटॉन कैसे होंगे? ये सारे प्रोटॉन क्या? हाईली शील्डेड। द टेट्रामिथाइल सिलेन के अंदर ऑल द 12 प्रोटॉन्स आर द ड्यू टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द सिलेन, द ऑल 12 प्रोटॉन्स आर हाईली शील्डेड एंड एब्जॉर्ब एट द, कहाँ आएंगे ये? हाई फील्ड में आएंगे, उच्च क्षेत्र में आते हैं। इनका अवशोषण करना होता है, इसको हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। यानी इतने उच्च क्षेत्र में आते हैं टेट्रामिथाइल सिलेन के जितने भी प्रोटॉन हैं, उनका अवशोषण कहाँ होता है? हाई फील्ड में होता है, उच्च क्षेत्र में होता है, जहाँ पर अधिकांश कार्बनिक यौगिकों के किसी के प्रोटॉन का अवशोषण नहीं होता है। इसका मतलब ओवरलैपिंग नहीं होती, इंटरफेयर नहीं है, वेल डिफाइंड होगा। TMS का जो सिग्नल आएगा 12 प्रोटॉन का वेल डिफाइंड होगा, सबसे अलग होगा, क्योंकि ये कैसे सारे हाईली शील्डेड है। तो इतने उच्च क्षेत्र में इनका अवशोषण होता है कि वहाँ कोई दूसरा कोई भी कार्बनिक यौगिक के प्रोटॉनों का अवशोषण नहीं होता है। इसके अलावा 3 मुख्य बातें और हैं। पहली बात ये है कि जब हम इसको इंटरनल रेफरेंस के रूप में यूज़ करते हैं तो ये किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ये मिल जाता है। इट इज़ मिसिबल इन द ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मिसिबल विद द मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अधिकतर कार्बनिक यौगिकों में ये क्या होता है? घुल मिल जाता है। दूसरा इसकी जो विशेषता है वो क्या है? ये हाईली वोलेटाइल है, हाईली वोलेटाइल, लो हीटिंग। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो केवल 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो क्या होता है, जब इसको बाहर रखते हैं तो इजीली वो रिमूव हो जाता है, इंटरफेयर नहीं करता, निकल जाता है। और तीसरा क्या है? ये इनर्ट है, इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं करता है, डज नॉट टेक इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन। नहीं तो क्या हो, और कोई कंपाउंड बन जाए। इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन डज नॉट टेक प्लेस, नॉट। तो यहाँ पर ये 3 विशेषताएं होने के कारण ये इसको आंतरिक संदर्भ के रूप में प्रयोग में लाते हैं। पूछते भी हैं कि क्या कारण है कि टेट्रामिथाइल सिलेन NMR टेक्निक के अंदर आंतरिक संदर्भ के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला कार्बनिक यौगिक है। 3 बातें मैंने आपको बताई। सभी कार्बनिक यौगिकों में लगभग ये मिल जाता है, मिश्रित हो सकता है, वोलेटाइल है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, इजीली जो है इसको रिमूव कर सकते हैं, और इसका इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन पॉसिबल नहीं होता है, जिससे कि सैंपल हमारा खराब नहीं होता है। कुछ और चर्चा आगे और करेंगे, आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ें। ऑल द बेस्ट।